हेलो गाइस। आज की क्लास में हम रिंग फेंच और सब्सिडी अलायंस के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी एम्पायर को इंडिया में स्टेब्लिश करने के लिए कुछ पॉलिसी स्टार्ट की थी, जो उन्होंने 1757 से लेकर 1857 तक वो चलती रही। उनका ये पीरियड चलता रहा। अब ये जो पीरियड था, ये दो मेथड के साथ चलता था। फर्स्ट था पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन बाय कंक्विस्ट और वॉर, और सेकंड था पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। अब जो पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन बाय कंक्विस्ट और वॉर था, उसमें वो स्टेट्स आती थी जो इजीली ब्रिटिशर्स के पास नहीं आ सकती, जिन्हें कन्क्वेयर करने के लिए उन्हें वॉर का सहारा लेना पड़ रहा था। तो वो स्टेट्स थी बंगाल, मैसूर, मराठास एंड द सिख एम्पायर। अब जो डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, उनमें वो स्टेट्स आ जाती हैं जो इजीली ब्रिटिशर्स के पास आ सकती थी, जिनमें वो उन्हें अपनी आर्मी देते थे कि वो उन्हें एनिमी से डिफेंड करेंगी। तो ऐसी स्टेट के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक जो टैक्टिक्स है वो अपनाई थी। अब वान हेस्टिंग जो है, उन्होंने रिंग फेंच पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, और वेस्ले जो है उन्होंने सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। वहीं पर लॉर्ड डलहौजी जो है, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स एम्पायर को इंडिया में और एक्सपेंड करने के लिए। अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच होती क्या है? अब वन हेस्टिंग जो है वो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के तब आते हैं जब ब्रिटिशर्स का पीरियड बहुत ही क्रिटिकल चल रहा होता है, जब मराठा, मैसूर और हैदराबाद ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से धो रहे थे। तब जो है वॉन हेस्टिंग वो इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल आते हैं, और उन्होंने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था रिंग फेंच। अब रिंग फेंच पॉलिसी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसका मेन मोटिव जो था वो था बफर जोन को क्रिएट करना और कंपनी को डिफेंड करना फ्रंटियर से। अब वॉन हेस्टिंग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अगर वो अपने साथ वाली स्टेट को डिफेंड करेंगे, उन्हें सेव करेंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो राज्य है, उनकी जो टेरिटरी है वो भी सेफ रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने नेवर फ्रंटियर को सेव करना स्टार्ट कर दिया था अपनी टेरिटरीज के लिए। अब जो पॉलिसी वॉन हेस्टिंग अपनाते हैं, वो अपनाते हैं मराठा और मैसूर के अगेंस्ट। तो कंपनी जो है उन्हें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, उन्हें सबसे ज्यादा जो खतरा था वो महसूस होता था अफगान इन्वेडर से और मराठा से, जिसकी वजह से उन्होंने रिंग फेंच पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। और इस सेफगार्ड और डेंजर्स के अगेंस्ट जो है, उन्होंने अवध जो है उसके साथ एक अलायंस किया और अवध को कहा कि हम तुम्हें डिफेंड करेंगे, हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे। तो इसके बदले में क्या होगा कि नवाब ऑफ अवध को हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस देने होंगे। तो नवाब ऑफ अवध इस बात के लिए मान जाते हैं, क्योंकि नवाब ऑफ अवध को भी मराठा और अफगान इन्वेडरों से खतरा था। अवध है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर्मी अवध को डिफेंड करने के लिए वहां पर खड़ी होती है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी स्टेट्स जो है जो रिंग फिंच पॉलिसी के अंडर आ जाती हैं, और वहां पर ब्रिटिशर्स की मिलिट्री जो है वहां पर वो अपना स्टेशन स्टेब्लिश कर लेती है। लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को इंडियन रूलर को दे रहे हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए, तो वो कहते हैं कि आप हमारी आर्मी को एक्सपेंसेस देंगे उन्हें मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंस आता है। अब सब्सिडरी अलायंस जो है उसे लॉर्ड बेस्ले जो इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉर्ड बेस्ले भी गवर्नर जनरल होते हैं ब्रिटिशर्स की, जो 1798 से लेकर 1805 तक रहते हैं,
और ब्रिटिशर्स एम्पायर को इंडिया में बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पर लॉर्ड वेल्लेस्ली क्या करते हैं कि परमानेंटली स्टेशन स्टेब्लिश कर देते हैं ब्रिटिशर फोर्स के इंडियन रूलर की टेरिटरी में, और उनसे वो पे करवाते हैं आर्मी को मेंटेनेंस रखने के लिए। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि इंडियन रूलर्स की कोर्ट में अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट है जो, वो वहां पर उसकी पोस्टिंग करवा देते हैं, और इंडियन रूलर इस बात के लिए मान जाते हैं और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसे अपनी कोर्ट में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन रूलर के साथ पॉलिसी में ये भी कहते हैं कि आप किसी भी और यूरोपियन कंट्री के एम्प्लॉय को सर्विस नहीं देंगे। अगर आपको किसी यूरोपियन कंपनी की एम्प्लॉय को सर्विस देनी है तो उससे पहले आपको जो ब्रिटिश रेजिडेंट आपकी कोर्ट में है उससे कंसल्ट करना होगा। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन रूलर को डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं उनके एनिमीज से, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर नॉन इंटरफियरेंस की पॉलिसी भी अपनाते हैं अलाइड स्टेट में। वहां पर वो हद से ज्यादा इंटरफियर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी थे। जो वेल्लेस्ली हैं वो सब्सिडियरी अलायंस इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंडिया में एक्सपैंड ना हो जाए, फ्रेंच इंडिया में अपना एम्पायर स्टेब्लिश ना कर ले, तो जिसकी वजह से वो ये जो पॉलिसीज हैं वो अपनाते हैं। अब सब्सिडी अलायंस को अपनाने के बाद जो इंडियन रूलर है वो अपनी इंडिपेंडेंस पूरी तरह से खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स से सिक्योरिटी जो है वो बाय कर ली होती है, और यहीं पर ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं उनकी स्टेट में। और इंडियन रूलर को यहाँ पर बहुत सारा लॉस होता है रेवेन्यू में, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स आर्मी को मेंटेन करने के लिए पे कर रही होती है। और साथ ही साथ इस अलायंस से क्या होता है, जो इंडियन रूलर है वो पूरी तरह से वीक हो जाते हैं, इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इंडियन रूलर जो है यहाँ पर इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टेरिटरी में ब्रिटिशर्स आर्मी है जो उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएगी, तो वो यहाँ पर बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वैल्यूएशन एंड परफेक्शन, इसमें क्या होता है कि ये पॉलिसी जो है वो सबसे पहले डुप्लेक्स लेकर आते हैं। डुप्लेक्स कर्नाटक में हैदराबाद में इस पॉलिसी को लाते हैं क्योंकि वो इंडियन रूलर्स के वॉर ऑफ सक्सेशन में हिस्सा ले लेते हैं। और इस जो पॉलिसी को आगे तक ले जाते हैं वो क्लाइव होते हैं जो इंडियन स्टेट्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी को पूरी तरह इस्टेब्लिश करते हैं जो लॉर्ड वेल्लेस्ली होते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इंडियन स्टेट जो है परफेक्शन ट्रैप में जो आती है वो अवध होती है। अवध के साथ ब्रिटिशर्स ट्रीटी साइन करते हैं, कहते हैं कि वो अवध को डिफेंड करेंगी और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएंगी, और साथ ही साथ नवाब ऑफ अवध जो है वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्हें रेवेन्यू देगी। अब 1787 में क्या होता है कि कंपनी का जो सब्सिडरी अलायंस होता है उस क्या करती है कि जो इंडियन है उनकी फॉरेन रिलेशंस जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप किसी के साथ वॉर नहीं कर सकते, आप किसी के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, किसी के साथ सुलह नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बंद कर दी थी। मतलब यहाँ पर जो इंडियन रूलर्स हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुके होते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रीटी करते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ फरवरी 1787 में, जिसमें जो कर्नाटक है वो पूरी तरह से अपनी पावर लॉस्ट कर देता है। अब सब्सिडरी अलायंस की कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही फ्रेंडली इंडियन रूलर्स जो हैं उनके साथ बात करते हैं कि आपके दुश्मनों से बचाएंगे, आप हमारे साथ पॉलिसी जो है सब्सिडरी अलायंस जो है वो कर लीजिए।
तो हमारी जो ट्रूप है वो आपकी टेरिटरी में होगी, आप इसे पे करेंगे और हम आपको आपके दुश्मनों से डिफेंड करेंगे। सेकेंड स्टेज में वो कॉमन कॉज लेकर चलते हैं, कहते हैं कि अगर मराठा आपके दुश्मन है तो मराठा हमारे भी दुश्मन है, तो हम दोनों मिलकर मराठास को जो है डिफीट करेंगे। तो यहाँ पर वो कॉमन कॉज लेकर चलते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आप हमें पैसे दोगे तब हम आपकी मदद करेंगे। और वहीं पर फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो प्रोटेक्शन फी जो है उसे फिक्स्ड कर देते हैं। अब जो प्रोटेक्शन फीस जो है वो यूजली बहुत ही हाई लेवल की होती थी, जिससे इंडियन रूलर पे नहीं कर पाते थे। मोस्टली इंडियन रूलर जो है वो फेल्ड हो जाते थे प्रोटेक्शन फी को पे करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उनकी टेरिटरी का एक पार्ट वो अपने अधीन कर लेते थे एज अ कंपनसेशन। तो आई होप गाइस आपको रिंग फेंस और सब्सिडी अलायंस के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू गाइस।